नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द हॉरर बी पर, जहां आपको मिलेंगी ऐसी डरावनी कहानियां जो आपके दिल की धड़कन को तेज कर देंगी। आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम विक्रम सिंह है और वो देहरादून के रहने वाले हैं। तो अब मैं आपको ये कहानी विक्रम सिंह जी के नजरिए से सुनाने वाला हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वैसे तो आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं उसे सुनकर आपको बहुत मजा आने वाला है और साथ ही डर का एहसास भी होने वाला है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सकें और आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। दोस्तों, आप में से जितने भी लोग ये कहानी सुन रहे हैं उन सब से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कहानी सुनने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी जरूर करें ताकि मुझे भी ये एहसास हो सके कि मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है। आपका एक लाइक मुझे और भी बेहतरीन कहानियां लाने का हौसला देता है। तो चलिए अब ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम विक्रम सिंह है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। मुझे ट्रक चलाते हुए लगभग 25 साल से ज्यादा का समय हो गया है। इतने सालों तक ट्रक चलाने के कारण मुझे काफी अच्छा अनुभव भी हो गया है। हम ट्रक ड्राइवर्स की जिंदगी आसान नहीं होती। बहुत सी मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ता है। ट्रक चलाना सिर्फ स्टीयरिंग थामना नहीं होता, ये एक जिम्मेदारी होती है जिसे हमें निभाना पड़ता है और यही हमारी रोजी रोटी होती है, जिसकी वजह से ही हमारे घर का चूल्हा अच्छे से जलता है। दोस्तों, हर इंसान का कोई ना कोई सपना जरूर होता है जिसे पाने के लिए वो काफी मेहनत करता है, लेकिन कभी कभी जिंदगी ऐसा मोड़ ले लेती है कि हमें उस सपने को भूल जाना पड़ता है और फिर अपनी जिंदगी को एक अलग पटरी पर लाना पड़ता है। हाँ दोस्तों, मेरा भी एक सपना था कि मैं भी पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनूं, अच्छे पैसे कमाऊं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूं। और मेरे पिताजी का भी यही सपना था कि हम दोनों भाई पढ़ लिख कर एक अच्छी जिंदगी जिए। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरे जो पापा थे वो भी एक ट्रक ड्राइवर थे, लेकिन फिर एक दिन एक सड़क हादसे में वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। उस वक्त हम पर जैसे पूरा पहाड़ टूट पड़ा था। पापा के ट्रक चलाने से ही हमारे घर का गुजारा चलता था। मेरे अलावा मेरा एक छोटा भाई भी है और मेरी माँ की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती, वो ज्यादातर बीमार रहती हैं। पापा के चले जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर आ गईं। उस समय मेरी उम्र सिर्फ 17 साल की थी। छोटे भाई की पढ़ाई और माँ की दवाइयों का खर्चा अब किसी भी तरह मुझे ही चलाना था। अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि घर चलाने के लिए ये निर्णय मुझे लेना पड़ा। पहले 2 साल मैंने खलासी का काम किया, जिससे मुझे थोड़े बहुत पैसे मिलते थे। उन्हीं पैसों से हमारे घर का गुजारा चलता था। वो पैसे ज्यादा तो नहीं होते थे कि एक अच्छी जिंदगी जी जा सके, लेकिन हाँ, इतना कमा लेता था कि रोटी का गुजारा हो जाता था। खैर, उसके बाद मैंने ट्रक चलाना सीख लिया और अब मुझे ट्रक चलाते हुए पूरे 25 साल हो चुके हैं। आज मेरे घर का गुजारा अच्छे से चलता है। ट्रक ड्राइवर की जिंदगी में दिन रात का कोई नियम नहीं होता। हमें जब भी ऑर्डर मिलता है हम माल डिलीवर करने के लिए निकल पड़ते हैं। दोस्तों, वैसे तो मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सफर किए हैं। हर हालात में अपने ट्रक की स्टीयरिंग को संभाला है, लेकिन एक सफर ऐसा था जिसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। वो रात इतनी भयानक हो सकती थी ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूं तो वो मंजर मेरी आंखों के सामने ताजा हो जाता है और फिर जो मेरी हालत होती है वो मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता। डर के कारण मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज मैं आपको उसी मनहूस रात की आपबीती सुनाने वाला हूं। दोस्तों, ये जो हादसा मेरे साथ हुआ था ये आज से लगभग 15 साल पहले की बात है। तब मुझे एक माल की डिलीवरी करने जाना था और इस बार मुझे एक गांव के गोदाम में अपना माल पहुंचाना था। वो जो गांव था वो शहर से काफी दूर पड़ता था। लगभग 7 से 8 घंटे का सफर मुझे करना था। अब आज से पहले मैं कभी भी उस तरफ नहीं गया था। ऐसा पहली बार था कि मैं उस दिशा में जाने वाला था। दोस्तों, मेरे साथ उस वक्त कोई खलासी भी नहीं था। मैं ज्यादातर अकेले ही सफर करता था। कई जगहों पर खलासी की जरूरत पड़ती है, लेकिन सच कहूं तो मुझे अकेले ही सफर करना अच्छा लगता है। ट्रक में रेडियो ऑन करके गानों का लुत्फ उठाओ और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहो, यही मेरी सोच थी। खैर,
उस गांव की तरफ निकलने से पहले मैं अपने ट्रक में माल को लोड करवाता हूं और फिर अपने दिन का खाना खाता हूं। हाँ दोस्तों, इस बार माल लोड करते करते दिन के 2 बज गए थे, क्योंकि मैं पहले से ही थोड़ा लेट हो गया था। इससे पहले मैंने शहर की ही एक जगह पर माल डिलीवर किया था, तो उसी वजह से मुझे देर हो गई। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, हम ट्रक ड्राइवर्स का कोई पक्का वक्त नहीं होता। जब ऑर्डर मिलता है तो हमें बस माल डिलीवर करने के लिए निकलना पड़ता है। दिन के 2 बजे तक माल अच्छे से लोड हो जाता है। उसके बाद मैं ट्रक के कागजों का काम खत्म करके माल डिलीवर करने के लिए ट्रक में चढ़ जाता हूं। दोस्तों, लगभग शाम के 4 बजे मैं अपने ट्रक को लेकर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ता हूं। लेकिन शायद मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज मैं जिस दिशा में जा रहा हूं, उस तरफ मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। खैर, कुछ देर सफर करने के बाद मैं शहर की सीमा पार कर देता हूं। सच कहूं तो उस दिन मुझे सफर करने में बड़ा मजा आ रहा था। मैंने ट्रक में रेडियो ऑन किया था और गानों का मजा ले रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ मेरे हिसाब से चल रहा हो। लेकिन तभी मुझे याद आता है कि मेरे ट्रक की हेडलाइट्स में कई दिनों से कुछ दिक्कत आ रही है। रात के वक्त तो कई जगहों पर उनकी रोशनी बहुत कम हो जाती थी, जिससे मुझे आगे का रास्ता देखने में बड़ी परेशानी होती थी। और फिर मैं सोचता हूं, आज तो मुझे एक गांव के गोदाम तक माल लेकर जाना है। न जाने रास्ता कैसा होगा, और अगर इन हेडलाइट्स ने बीच रास्ते में धोखा दे दिया तो फिर मेरे लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अभी तो रोशनी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही रात होगी फिर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसी बात को दिमाग में रखते हुए मैं पहले किसी मैकेनिक को ढूंढने की सोचता हूं जो मेरी इस परेशानी को दूर कर सके। कुछ देर और चलने के बाद मुझे एक वर्कशॉप दिखती है। उसे देखकर मेरे दिल में थोड़ी उम्मीद जगती है कि शायद यहां मुझे कुछ मदद मिल जाए। मैं अपना ट्रक उस वर्कशॉप की तरफ मोड़ देता हूं और मेरा अंदाजा सही निकलता है। वहां मुझे एक मैकेनिक मिलता है जो मेरे ट्रक की हेडलाइट्स की दिक्कत को ठीक कर देता है। थोड़ी देर वहां रुकने के बाद मैं फिर से अपने सफर की ओर निकल पड़ता हूं। लेकिन इस बार मेरे दिल में एक सुकून होता है कि चलो, आज तो इस हेडलाइट्स वाली समस्या से जान छूटी। हर रोज इसकी टेंशन लगी रहती थी कि कहीं ये बीच रास्ते में धोखा ना दे दे। खैर, इस बात को सोचने के बाद मैं लगातार अपनी मंजिल पर आगे की तरफ बढ़ता रहता हूं। काफी देर तक सफर करने के बाद अब शाम हो जाती है। मेरी सोच बस यही थी कि जितना जल्दी हो सके उस गांव तक पहुंचा जाए। लेकिन वो गांव अभी काफी दूर था, तो वहां पहुंचते पहुंचते मुझे काफी रात होने वाली थी। कुछ देर और आगे चलने के बाद अब रात हो जाती है। इतनी देर सफर करने के बाद अब मुझे काफी भूख भी लगी थी। उसके बाद मैं सोचता हूं कि क्यों ना पहले अपनी भूख को शांत किया जाए। वैसे भी जिस गांव की तरफ मैं जा रहा हूं, उस गांव की तरफ जाने वाली सड़क पर तो कोई ढाबा मुझे मिलने वाला नहीं है। तो जब तक मैं इस हाईवे पर हूं, तो किसी अच्छे से ढाबे पर जाकर क्यों ना खाना खा लिया जाए। मैं अब पूरी तरह से खाना खाने का मन बना चुका था, क्योंकि मुझे अब काफी जोरों से भूख लगी हुई थी और बिना खाना खाए तो ट्रक चलाना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा था। दोस्तों, मैं अपने बारे में बात करूं तो मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती और सफर के दौरान मैं ट्रक में कुछ ना कुछ खाता ही रहता हूं। लेकिन आज मैं जब से माल लेकर शहर से निकला हूं, तब से अभी तक मैंने कुछ भी खाया नहीं था। हाँ, निकलने से पहले मैंने खाना खाया था, लेकिन अब रात के 8 बजने को आए थे तो तभी मुझे भूख भी लगी हुई थी। खैर, थोड़ा और आगे की तरफ अपने ट्रक को बढ़ाने के बाद मुझे एक ढाबा नजर आता है। ढाबे को देखकर मेरी भूख और भी ज्यादा बढ़ जाती है। उस ढाबे को देखकर मैं अपने ट्रक को उस ढाबे की तरफ ले जाता हूं और फिर अपने ट्रक को उस ढाबे की पार्किंग में लगा देता हूं। उसके बाद मैं ट्रक से उतरकर उस ढाबे में चला जाता हूं। मेरे अलावा उस ढाबे में और भी लोग मुझे खाना खाते नजर आते हैं। उनमें से बहुत से लोग मेरी ही तरह ट्रक ड्राइवर थे और कुछ लोग शायद यात्री थे। खैर, उसके बाद मैं भी खाने का ऑर्डर दे देता हूं और फिर कुछ ही देर में खाना भी आ जाता है। खाना सच में काफी स्वादिष्ट था। अब वो मुझे भूख के कारण वैसा लग रहा था या फिर कुछ और कारण था, ये मैं नहीं जानता। लेकिन हाँ, उस वक्त मुझे खाना काफी मजेदार लग रहा था। खैर, अभी मैं खाना खा ही रहा था कि तभी एक आदमी मेरे पास आ जाता है और फिर मुझसे पूछता है कि उस्ताद जी, आप किधर जा रहे हो। उसकी बात सुनकर पहले तो मैं सोचता हूं कि ये जरूर कोई ढाबे पर काम करने वाला होगा, लेकिन फिर उसकी बात का जवाब देते हुए
मैं उससे अपनी मंजिल के बारे में बताता हूँ। मेरी बात सुनकर वो आदमी मुझसे कहता है कि उस्ताद जी, दरअसल मेरा पर्स कहीं गिर गया है। उसमें कुछ पैसे थे, अब तो वो भी चले गए। मैं अपने घर को जा रहा था, लेकिन किराया न होने के कारण मुझे गाड़ी वाले ने यहीं बीच रास्ते में उतार दिया है। मैं काफी परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। घर में मेरी बीवी और बच्चे मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। आप अगर मुझे थोड़ा आगे तक लिफ्ट दे देते तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती। मैंने काफी लोगों से लिफ्ट मांगी, लेकिन कोई भी मुझे लिफ्ट नहीं दे रहा। मैं काफी देर से पैदल चलता हुआ यहाँ तक पहुंचा हूँ। काफी देर तक पैदल चलने के बाद मैं थक चुका हूँ। अगर आप मुझे लिफ्ट दे देते तो आपका बहुत उपकार होगा। उस आदमी की बात सुनकर मुझे उस पर रहम आ जाता है और फिर मैं उससे कहता हूँ, ये तो काफी गलत हुआ आपके साथ। कोई बात नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। आपको जहां तक जाना है आप मेरे साथ चल सकते हो। मेरी बात सुनकर वो आदमी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद मैं उससे पूछता हूँ, खाना खाओगे? तो मेरी बात सुनकर वो आदमी मुझसे कहता है, नहीं उस्ताद जी, आप मुझे मेरी मंजिल पर छोड़ दो, उतना ही काफी है। उस आदमी की हालत देखकर मुझे उसके लिए काफी बुरा लग रहा था। सबसे पहले तो मैं उसे उस ढाबे पर खाना खिलाता हूँ। हालांकि वो मुझे मना भी कर रहा था कि नहीं, मुझे खाना नहीं खाना, लेकिन उसकी हालत उसके बारे में मुझे साफ साफ बता रही थी कि वो काफी देर से भूखा भी है। खैर, खाना खाने के बाद वो आदमी और मैं, हम दोनों ट्रक में चढ़ जाते हैं और फिर मैं अपने ट्रक को लेकर आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ। ट्रक में चढ़ने के बाद वो आदमी काफी देर तक शांत बैठा रहता है, लेकिन फिर मैं ही उस आदमी से पूछता हूँ, क्या बात हो गई? आप इतने खामोश क्यों बैठे हो? तो मेरी बात सुनकर वो आदमी मुझसे कहता है, कुछ नहीं उस्ताद जी, ये तो शुक्र है कि आज आप मुझे मिल गए। अगर आज आप मुझे अपने ट्रक में लिफ्ट न देते तो शायद आज की रात मुझे इस सड़क के किनारे कहीं बितानी पड़ती। उसकी बात सुनकर मैं उससे कहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपकी मदद मैं न करता तो कोई और कर देता। मेरी बात सुनकर वो आदमी मुझसे कहता है, उस्ताद जी, आप बहुत अच्छे इंसान हो, भगवान आपकी रक्षा हमेशा करे। उस आदमी की बात करूं तो वो आदमी आधे उम्र का था और उसकी आंखों में आंसू थे। देखने में भी वो आदमी गरीब लग रहा था। खैर, उसके बाद मैं उस आदमी से पूछता हूं, बाबा, आपको कहां तक जाना है? तो मेरी बात सुनकर वो आदमी मुझसे कहता है, यहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर मेरा गांव है, बस वहीं तक जाना है। मुझे भी उसी तरफ से निकलना था, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं थी। उसके बाद वो आदमी मुझसे कहता है, आप अपने ट्रक को लेकर कहीं जा रहे हो? तो मैं उस आदमी को उस गांव का नाम बता देता हूं और फिर उससे कहता हूं, बाबा, आप तो इसी तरफ के हो, आप तो उस गांव को जानते होंगे। क्या आप मुझे बता सकते हो कि अभी मुझे कितना समय और लगेगा वहां पहुंचने में? तो मेरी बात सुनकर वो आदमी मुझसे कहता है, हाँ, मैं उस गांव को जानता हूं। वहां पहुंचने में आपको अभी लगभग 2 घंटे का सफर और करना पड़ेगा। अब जब वो आदमी मुझसे ये बात करता है तो मैं उससे पूछता हूं, तो फिर तो अभी वो गांव काफी दूर है, क्या वहां पहुंचने के लिए कोई और रास्ता नहीं है जहां थोड़ी जल्दी पहुंच जाए? तो मेरी बात सुनकर वो आदमी मुझसे कहता है, देखो उस्ताद जी, रास्ता तो है, लेकिन मैं आपको उस रास्ते के बारे में नहीं बताऊंगा। उस आदमी के मुंह से ये बात सुनकर मैं उससे कहता हूं, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आप क्यों उस रास्ते का पता मुझे नहीं बता रहे? तो मेरी बात सुनकर वो आदमी मुझसे कहता है, देखो उस्ताद जी, आप एक अच्छे इंसान हो और मैं नहीं चाहता कि आप किसी खतरे में पड़ो। उस आदमी की ये बात सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और फिर मैं उससे पूछता हूं, किस तरह का खतरा? तो मेरी बात सुनकर वो आदमी मुझसे कहता है, देखो, कभी कभी शॉर्टकट लेने से अच्छा होता है कि लंबे रास्ते जाया जाए, इसी में सबकी भलाई है। वो रास्ता शॉर्टकट जरूर है, लेकिन वहां कई लोगों के साथ हादसे हुए हैं। उस आदमी की बात सुनकर मैं उससे कहता हूं, कैसे हादसे? तो मेरी बात सुनकर वो आदमी मुझसे कहता है, आप जैसी ही बहुत से ट्रक ड्राइवर उस रास्ते पर दुर्घटना का शिकार हुए हैं। कहते हैं कि वो रास्ता शापित है। हाँ, दिन के लिए तो वो रास्ता ठीक है, लेकिन रात के वक्त उस रास्ते पर जाना मौत को दावत देने बराबर है। मैंने भी बहुत लोगों से उस रास्ते के बारे में सुना है, तभी मैं आपको उस रास्ते से न जाने की हिदायत दे रहा हूं। उस आदमी की बात सुनकर मैं उससे कहता हूं, बाबा, आप भी ये कैसी बातें कर रहे हो? इस जमाने में ऐसे कुछ नहीं होता और ये सब बातें अफवाहें हैं।
इनका कोई मतलब नहीं होता। अगर वहां जाने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता है तो यह रास्ता दूरी को कम करने के लिए ही बनाया होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आप भी ना जाने किन लोगों की बातों में आ गए हो। खैर, उस बात को छोड़ो और मुझे उस रास्ते का पता बता दो बाबा, क्योंकि वैसे भी मुझे काफी देर हो गई है। अगर मैं वो रास्ता लूंगा तो जल्दी ही अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगा। दोस्तों, मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, तो ये बातें मेरे लिए किसी अफवाह से कम नहीं थी, क्योंकि बहुत से ऐसे रास्ते होते हैं जहां ऐसी बातें मशहूर होती हैं, और ये रास्ता भी उन्हीं में से था। ऐसी मेरी सोच थी। मेरी बात सुनकर वह आदमी मुझसे कहता है, देखो उस्ताद जी, उस रास्ते की जिद ना करो। मेरी बात मानो तो जिस रास्ते से जा रहे हो उसी पर जाओ, उसी में आपकी भलाई है। उस आदमी की बात सुनकर मैं उससे कहता हूं, देखो बाबा, जिस तरीके से मैंने आपकी मदद की है उसी तरीके से आप मुझे उस रास्ते का पता बताकर मेरी मदद करो। मेरी काफी जिद करने पर वो आदमी मजबूर हो जाता है और फिर मुझसे कहता है, आप बहुत जिद्दी हो। मैंने गलती कर दी उस रास्ते की बात करके। काश मैंने आपको उस रास्ते के बारे में बताया ही ना होता। उसके बाद वो आदमी मुझसे कहता है, ठीक है, मैं आपको उस रास्ते के बारे में बताता हूं, लेकिन अगर आप अपनी मंजिल पर सही सलामत पहुंचना चाहते हो तो उस रास्ते से मत जाना। इसी में आपकी भलाई है। आपने मेरी मदद की है, तभी मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप किसी खतरे में पड़ो। उस आदमी की बात सुनकर मैं उससे कहता हूं, उसकी फिक्र आप मत करो बाबा, बल्कि आप मेरी मदद ही करोगे उस रास्ते को बताकर। उसके बाद मैं उस आदमी से यह भी कहता हूं, आप मेरी फिक्र मत करो, मैं उस रास्ते से नहीं जाऊंगा। ये बात मैंने उस आदमी से इसलिए कही ताकि वो पूरी तरह से बेफिक्र हो जाए और मुझे वो रास्ता बता दे, क्योंकि अगर मैं उससे ये बात नहीं कहता तो शायद वो मुझे रास्ता ना बताता। मेरी बात सुनकर वो आदमी मुझसे कहता है, ठीक है, मुझे आप पर यकीन है उस्ताद जी कि आप वहां से नहीं जाएंगे, और अगर आपको कभी उधर से जाना भी हो तो जब कभी दिन को माल लेकर आओ तो वहां से जा सकते हो, क्योंकि दिन को वहां से जाने में कोई दिक्कत नहीं है। खैर, उसके बाद वो आदमी मुझसे कहता है, जहां मैं उतरूंगा वहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर वो रास्ता है। वो रास्ता शॉर्टकट है और जंगल से होता हुआ गुजरता है। वो रास्ता सीधा आपको आपकी मंजिल तक जल्दी पहुंचा देगा। लेकिन जो बात मैंने आपको बताई है कि रात को वहां से मत जाना, ये रास्ता मैंने आपको तभी बताया है कि जब कभी आप दिन के वक्त आओ तो वहां से जा सकते हो। गलती से भी रात के वक्त वहां से मत जाना। उसके बाद मैं उस आदमी से कहता हूं, कोई बात नहीं बाबा, मैं वहां से नहीं जाऊंगा, आप बेफिक्र हो जाओ। खैर, थोड़ी देर बाद उस आदमी की मंजिल आ जाती है, मतलब कि जहां उस आदमी को उतरना था। वो आदमी मेरे ट्रक से उतर जाता है और हाथ जोड़कर मेरा शुक्रिया अदा करता हुआ मुझसे कहता है, आज अगर आप मुझे अपने ट्रक में लिफ्ट न देते तो शायद आज मैं अपने घर न पहुंच पाता। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराते हुए कहता हूं, कोई बात नहीं बाबा, आखिर आदमी ही आदमी के काम आता है। उसके बाद वो आदमी मुझे फिर से उस रास्ते से न जाने की चेतावनी देता है। उसकी बात सुनकर मैं उसे यकीन दिलाता हूं कि मैं वहां से नहीं जाऊंगा, आप आराम से अपने घर चले जाइए। खैर, उस आदमी के जाने के बाद मैं अपने ट्रक को आगे की तरफ बढ़ा लेता हूं, लेकिन ट्रक चलाते चलाते मैं सोचता हूं, आज भी ऐसी बातें गांवों में मशहूर होती हैं। उसके बाद मैं इस बात पर हंस देता हूं कि आज के वक्त में भी लोग ऐसी बातों पर यकीन करते हैं। खैर, थोड़ा और आगे जाने पर मुझे वो रास्ता दिखाई देता है जो शॉर्टकट था। मतलब कि इसी रास्ते के बारे में उस आदमी ने मुझसे कहा था और मुझे चेतावनी भी दी थी वहां से न जाने की। रास्ते को देखकर पहले तो मैं अपने ट्रक को रोक लेता हूं और फिर उस रास्ते की तरफ देखता हूं। रास्ता सच में जंगल की तरफ जाता हुआ दिख रहा था। उस रास्ते को देखकर मैं सोच में पड़ जाता हूं, क्या करूं, इस रास्ते से जाऊं या नहीं, क्योंकि ये रास्ता मेरे लिए अनजान था। मुझे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये रास्ता मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाने में कितना वक्त लेगा। उसके बाद मैं ये भी सोचता हूं कि रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मतलब कि कभी कभी शॉर्टकट रास्तों पर बहुत सी रुकावटें आती हैं, जैसे कि कभी रास्ता बहुत खराब मिल जाता है, वगैरह वगैरह। खैर, उसके बाद मैं सोचता हूं, दिन को तो इस तरफ से काफी गाड़ियां जाती होंगी, जैसा कि उस आदमी ने कहा था, तो इस रास्ते से जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आज तो मैंने अपने ट्रक की हेडलाइट्स का काम भी करवा लिया है।
तो मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। काफी सोचने के बाद मैं उस रास्ते से जाने का फैसला ले लेता हूँ, क्योंकि जिस रास्ते से मैं जाने वाला था वो तो अभी काफी लंबा था और वहां से अपनी मंजिल तक पहुंचने में मुझे बहुत वक्त लगने वाला था। और ये जो शॉर्टकट रास्ता है ये मुझे जल्दी मेरी मंजिल तक पहुंचा देगा। जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि मैं भूत प्रेतों पर यकीन नहीं करता, तो इस बात का डर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं था। खैर, थोड़ा सोचने के बाद मैं अपने ट्रक को उस रास्ते पर ले जाता हूं और फिर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ता हूं। लेकिन शायद मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मेरी मंजिल आने से पहले मुझे किसी ऐसी चीज का सामना करना पड़ेगा जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आज जो मेरे साथ होने वाला था उस बात से मैं बिल्कुल अनजान था। खैर, अब उस रास्ते पर आगे बढ़ने के बाद मैं देखता हूं कि वो पूरा रास्ता बिल्कुल सुनसान लग रहा था। मेरे ट्रक के अलावा दूसरी कोई भी गाड़ी मुझे उस सड़क पर दिखाई नहीं दे रही थी। अंधेरा पूरी तरह से पसर चुका था और दूर दूर तक फैला हुआ था। मुझे बस उतना ही दिखाई दे रहा था जितना मेरे ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी मुझे दिखा रही थी। दोस्तों, सच कहूं तो पूरा माहौल काफी डरावना लग रहा था। कुछ देर ट्रक चलाने के बाद मेरा दिल थोड़ा बेचैन होने लगता है और फिर मैं सोचता हूं कि कहीं मैंने इस रास्ते से आकर कोई गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि जिस वक्त मैं बेचैन हो रहा था उस वक्त मैं जंगल के बिल्कुल बीचों बीच से अपने ट्रक को चला रहा था। सड़क के दोनों तरफ काफी घना जंगल था। उस जंगल को देखकर मेरी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं इस जंगल में लुटेरे छुपे ना हों जो मौका देखकर मुझ पर हमला कर दें। क्योंकि जिस आदमी को मैंने लिफ्ट दी थी उसने मुझसे कहा था कि मेरी तरह बहुत से ट्रक ड्राइवर इस रास्ते का शिकार हुए हैं। शायद इस रास्ते पर लुटेरे ही होंगे जो उन हादसों को अंजाम देते हैं जो उस आदमी ने मुझसे कहे थे। लुटेरे लूट कर अपना काम कर देते होंगे और नाम भूत प्रेत का लगा देते होंगे, तभी तो रात के वक्त यहाँ से कोई नहीं आता। दोस्तों, सच कहूं तो उस वक्त मेरे अंदर काफी सवाल उठ रहे थे। एक वक्त तो ऐसा लगा कि जैसे मैं अभी अपना ट्रक वापस ले लूं, लेकिन सड़क इतनी चौड़ी नहीं थी कि मैं अपना ट्रक आसानी से मोड़ पाऊं। अब मैं फैसला कर चुका था कि अब जो हो जाए मुझे इसी रास्ते से अपनी मंजिल तक पहुंचाना है। खैर, कुछ देर और चलने के बाद मैं एक पुल पर पहुंच जाता हूं। हाँ दोस्तों, एक पुल पर जो कि एक नदी के ऊपर बना था। उस पुल के नीचे एक नदी बह रही थी और वह नदी देखने में काफी गहरी लग रही थी। खैर, उस पुल को देखने के बाद मैं अपने ट्रक को उस पुल पर चला लेता हूं, क्योंकि उसी पुल को पार करने के बाद मैं सड़क के दूसरी ओर पहुंचूंगा। खैर, अब जैसे ही मैं अपना ट्रक उस पुल पर चढ़ा लेता हूं कि तभी मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगता है और मैं अपने ट्रक को धीमा कर देने लगता हूं। दोस्तों, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसा मैंने क्या देख लिया जो मैंने अपना ट्रक धीमा कर दिया और मुझे अजीब भी लगा। तो आपको बताता चलूं कि मैं देखता हूं कि एक औरत काफी तेजी से मेरे ट्रक की तरफ दौड़ती आ रही है और उसके साथ एक छोटा सा लड़का भी था। उस लड़के की उम्र यही कोई 10 साल की होगी। वो लड़का भी उस औरत के पीछे पीछे दौड़ रहा था। अब जब मैं उन दोनों को सड़क के बीचों बीच अपने ट्रक की तरफ दौड़ता देखता हूं तो सबसे पहले तो मैं अपने ट्रक की स्पीड को थोड़ा कम कर लेता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं ये औरत और ये बच्चा मेरे ट्रक के नीचे ना आ जाए। बहुत से जगहों पर लोग आत्महत्या करने के लिए ट्रक के आगे कूद जाते हैं और मुझे उस औरत को देखकर बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। अब जब वो औरत मेरे ट्रक के और ज्यादा करीब आ जाती है तो मैं जल्दी से ट्रक को ब्रेक मार लेता हूं और फिर ट्रक को रोक लेता हूं। मेरा ट्रक रुकते ही वो औरत थोड़ा साइड जाकर उस पुल से नीचे की तरफ कूद जाती है। अब जब ऐसा होता है तो मुझे काफी ज्यादा अजीब लगता है और सच कहूं तो मैं डर जाता हूं, क्योंकि मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। वो औरत सच में आत्महत्या करने ही आई थी। शायद पहले उसका प्लान मेरे ट्रक के नीचे आने का था, लेकिन जब उसने ट्रक को रुकता देखा तो उसने पुल से नीचे की तरफ छलांग मार दी। दोस्तों, वो सब इतनी जल्दी हुआ था कि मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। अब जब वो औरत उस पुल से नदी में कूदती है तो उसके साथ में जो लड़का था वो उस पुल के पास खड़ा होकर काफी जोरों से रो रहा था। उसको रोता देखकर सबसे पहले तो मैं ट्रक से नीचे उतर जाता हूं और फिर मैं जल्दी से उस बच्चे के पास चला जाता हूं। वो बच्चा काफी जोरों से रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर मुझे उसके लिए काफी दुख हो रहा था। उसके बाद मैं जल्दी से उस पुल से नीचे की तरफ देखता हूं
तो मुझे दिखाई देता है कि वो औरत अपने दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठाते हुए नदी में डूब रही थी। अब जब मैं उस औरत को उस नदी में डूबता देखता हूं तो मुझसे रहा नहीं जाता और उसे बचाने के लिए मैं भी उस पुल से नीचे की तरफ उस नदी में कूद जाता हूं। दोस्तों, मुझे तैरना आता था तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं थी। खैर, अब जैसे ही मैं नदी में पहुंचा तो मैं उस औरत को बचाने के लिए आगे की तरफ बढ़ता रहता हूं। नदी का बहाव काफी तेज था और पानी काफी ज्यादा ठंडा था। वो पानी इतना ज्यादा ठंडा था कि अगर कुछ देर तक और उस पानी में रहा जाए तो खून जम जाएगा। मैंने उस औरत को उस पानी में काफी ढूंढा, लेकिन मुझे वो औरत कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। काफी देखने के बाद भी जब मुझे वो औरत नजर नहीं आती तो मैं पानी से बाहर निकलने का फैसला करता हूं, क्योंकि मुझे यकीन हो चुका था कि जरूर वो औरत इस पानी में डूब गई होगी। क्योंकि अगर वो औरत डूबी ना होती तो मुझे कहीं ना कहीं दिख ही जाती। शायद पानी का बहाव उसे इतनी तेजी से आगे की तरफ बढ़ाकर ले चुका था, और यह भी हो सकता है कि पानी के इतने ज्यादा ठंडे होने के कारण वो बेहोश हो गई हो और फिर डूब गई हो। इसी बात को सोचकर मैं किनारे की तरफ आ जाता हूं, लेकिन किनारे पर पहुंचकर जो मैं देखता हूं उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों, अब आपके मन में भी यही बात आ रही होगी कि अब मैंने ऐसा क्या देख लिया जिसे देखकर मैं हैरान था। तो आपको बताता चलूं कि जैसे ही मैं उस नदी के किनारे पर पहुंचता हूं तो मैं देखता हूं कि एक बड़े से पत्थर पर एक औरत बैठी हुई है और उसके कपड़े और बाल भीगे हुए नजर आ रहे थे। उसके बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। अब जब मैं उस औरत को उस तरीके से उस पत्थर पर बैठा देखता हूं तो मुझे काफी अजीब लगता है, और सच कहूं तो पहली नजर में उसको देखकर मैं काफी ज्यादा चौंक गया था। खैर, उसकी वेशभूषा को देखकर मुझे ये वही औरत लग रही थी जो उस पुल से इस नदी में कूदी थी। अब जब मैं उस औरत को उस पत्थर पर बैठा देखता हूं तो मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि अगर उसे तैरना आता था तो वो क्यों इस नदी में कूदी। और मैंने उस औरत को पानी में ढूंढते वक्त काफी आवाजें भी लगाई थी, लेकिन मेरी आवाजों का उसने कोई जवाब नहीं दिया था। और अब ये इतनी चैन से पत्थर पर बैठी हुई है। उसके बाद मैं उस औरत के करीब जाता हूं और उससे कहता हूं, अरे मैडम, तुम पागल हो क्या? आखिर तुम आत्महत्या क्यों करना चाहती हो? कम से कम अपना नहीं तो अपने बच्चे का ख्याल तो करो। वो बेचारा काफी जोरों से उस पुल पर रो रहा है। अगर तुम्हें तैरना आता था तो तुम क्यों इस नदी में कूदी? तुम्हारे चक्कर में मैंने भी अपने पूरे कपड़े भीगा दिए। कम से कम तुम मुझे आवाज तो लगा ही सकती थी कि मैं यहां हूं। तुम्हारा परिवार कहां है और तुम इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रही हो? कम से कम अपना नहीं तो अपने बच्चे और परिवार का सोचो। उसके बाद मैं उसे यह भी कहता हूं, तुम सच में पागल हो क्या, जो तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा कि मैं क्या बोल रहा हूं? मेरे काफी बोलने पर भी वो औरत बिल्कुल चुपचाप वैसी ही उस पत्थर पर बैठी रहती है। अब जब वो मेरी एक भी बात का जवाब नहीं देती तो मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसके चक्कर में मुझे काफी देर हो गई थी। उसके बाद मैं उस औरत के थोड़ा और करीब जाता हूं और अपना हाथ उसके कंधे पर डालकर उससे कहता हूं, तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही क्या? अब जैसे ही मैंने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा ही था कि अचानक उस औरत से मुझे एक गुर्राने की आवाज आती है। अब जैसे ही मैं उस गुर्राने की आवाज को सुनता हूं तो मैं एकदम से अपना हाथ उसके कंधे से हटा देता हूं और फिर थोड़ा पीछे की तरफ हो जाता हूं। दोस्तों, उसको गुर्राता देखकर मेरी तो हालत ही खराब हो जाती है और मैं डर के मारे उसे कहता हूं कि कौन हो तुम? मेरी बात सुनकर वो और भी ज्यादा गुर्राने लगती है और अपने चेहरे को थोड़ा ऊपर की तरफ करती है। अब जैसे ही वो औरत अपने चेहरे को थोड़ा ऊपर की तरफ करती है तो मैं देखता हूं कि उसके चेहरे को ढकने वाले बाल थोड़े साइड हो जाते हैं और फिर मेरी नजर उसकी आंखों पर पड़ती है। अब जैसे ही मेरी नजर उसकी आंखों पर पड़ती है तो मेरे पैरों के नीचे से मानो जमीन निकल जाती है। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद नजर आती हैं, बिना किसी पुतलियों के। अब जैसे मैंने उसकी ये आंखें देखनी ही थीं कि अब मुझे पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि ये औरत कोई आम इंसान नहीं हो सकती। ये जरूर कोई चुड़ैल है और अब मेरा यहां से बचना लगभग नामुमकिन है। उस औरत को गुर्राता देख और उसकी आंखों को देखकर मेरी उस वक्त जो हालत थी वो मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता। मेरा दिल इतने जोरों से धड़क रहा था
कि मानो अभी डर के कारण अंदर ही फट जाएगा। उस नजारे को देखकर मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि कुछ देर तो मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। मैं भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन आज जो कुछ मेरे साथ हो रहा था उसे देखकर मैं पूरी तरह से समझ चुका था कि ऐसी बलाएं भी इस दुनिया में हो सकती हैं। खैर, अपने आप को थोड़ा पीछे की तरफ धकेल कर मैं जितना जल्दी हो सके वहां से भागने की कोशिश करता हूं, लेकिन शायद मेरी कोशिश किसी काम की नहीं रहती, क्योंकि मैं जितनी भी भागने की कोशिश कर रहा था मैं बार बार गिरता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी अदृश्य ताकत ने मेरे पैरों को जकड़ कर रखा हो। मैं काफी जोरों से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन मुझे अपनी जान बचाने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन फिर तभी मुझे हनुमान जी की याद आती है और मैं हनुमान जी का नाम जोरों से जपने लगता हूं। मुझे हनुमान चालीसा नहीं आती थी, लेकिन हनुमान जी का नाम लगातार जपने की वजह से मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं किसी बंधन से छूट रहा हूं। मतलब कि अब मुझे अपने पैरों पर कोई अदृश्य ताकत महसूस नहीं हो रही थी। हनुमान जी का नाम लेते लेते मैं वहां से भागने लगता हूं। तभी भागते भागते मुझे एक रास्ता नजर आता है जो उस नदी से ऊपर की तरफ जाता था, मतलब उस पुल की तरफ जहां मेरा ट्रक खड़ा था। मैं वक्त बर्बाद न करते हुए जितनी जल्दी हो सके उस रास्ते पर ऊपर की तरफ भागने लगता हूं। जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ भाग रहा था, मेरे पीछे काफी अजीबोगरीब आवाजें मुझे सुनाई दे रही थीं। कभी मुझे उस औरत के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती, तो कभी उस बच्चे के रोने की। लेकिन इन सब बातों को अनसुना करता हुआ मैं उस रास्ते से ऊपर की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। कुछ देर चलने के बाद मैं ऊपर उस पुल पर पहुंच जाता हूं और फिर जितनी जल्दी हो सके अपने ट्रक में चढ़ जाता हूं। उस पुल पर अब मुझे वो लड़का भी नजर नहीं आ रहा था जो अभी कुछ देर पहले रो रहा था। एक बात तो थी कि हनुमान जी का नाम जपने के कारण मैं सही सलामत अपने ट्रक तक पहुंच चुका था। अब मैं बिल्कुल भी देरी न करते हुए हनुमान जी का नाम लेकर ट्रक को स्टार्ट करता हूं और ट्रक आसानी से स्टार्ट भी हो जाता है। उसके बाद मैं काफी तेजी से वहां से निकल जाता हूं। ट्रक को काफी तेजी से वहां से निकालकर मैं अपने अंदर बस यही सोच रहा था कि उस आदमी की बात बिल्कुल सही थी। जिस आदमी को मैंने लिफ्ट दी थी, ये रास्ता सच में शापित है। काश मैंने उस आदमी की बात मान ली होती तो आज मेरे साथ ये ना होता जो अब हो रहा है। मैं उस वक्त डर के कारण रो भी रहा था और अपने आप को कोस रहा था कि आखिर क्यों मैंने ये शॉर्टकट लिया। दोस्तों, वहां से थोड़ी दूर और आगे आने के बाद मुझे फिर से एक औरत दिखाई देती है। वो औरत मुझसे लिफ्ट मांगती है, लेकिन इस बार मैं बिना ब्रेक लगाए आगे की तरफ बढ़ जाता हूं, क्योंकि अब मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया था कि ये सब छलावा है। मुझे कहीं भी अब ट्रक नहीं रोकना। अब जब मैंने उस औरत को लिफ्ट नहीं दी तो एक तेज चीख मुझे सुनाई देती है। वो चीख इतनी भयानक थी कि पूरा जंगल उस चीख से गूंज उठा था। उस चीख को सुनकर मैं ट्रक के अंदर कांप रहा था। मैं बस भगवान का नाम ले रहा था। हे भगवान, आज किसी तरीके से मुझे जिंदा उस गांव तक पहुंचा दे। मैं वादा करता हूं कि फिर कभी भी शॉर्टकट का लालच नहीं करूंगा। दोस्तों, वो औरत काफी बार मेरे रास्ते में आई। उसके साथ वो लड़का भी मुझे दिखाई देता था और उन दोनों का रूप पूरी तरह से बदल चुका था। काफी भयानक दिख रहे थे दोनों। लेकिन हनुमान जी का नाम लेकर मैं आगे बढ़ता जा रहा था और फिर किसी तरह से मैं उस गांव तक पहुंच जाता हूं जहां मुझे वो माल डिलीवर करना था। गांव में पहुंचने के बाद मैंने अपने ट्रक को साइड में लगाया और हनुमान जी का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि आज अगर वो मेरी मदद ना करते तो शायद मैं जिंदा ना होता। खैर, वो पूरी रात मैंने उसी ट्रक के अंदर ही काटी। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि गांव पहुंचकर मैं ट्रक से बाहर आता। डर ने मानो मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। भूत प्रेत को न मानने वाला इंसान आज डर के कारण कांप रहा था। सुबह होते ही मैंने सबसे पहले माल को डिलीवर किया और फिर जितना जल्दी हो सके उस गांव से निकल गया। दोस्तों, आज इस बात को 15 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन आज भी जब मैं उस हादसे को याद करता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, हमें अपने से बड़े की बात को हमेशा मानना चाहिए, क्योंकि वो जो भी बोलेंगे हमारे भले के लिए ही बोलेंगे। उन्होंने हमसे ज्यादा दुनिया देखी है और उनका अनुभव भी हमसे काफी ज्यादा होता है। काश मैंने भी उस आदमी की बात मानी होती तो शायद वो हादसा मेरे साथ ना होता। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर आपको ऐसी और भी कहानियां सुननी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
अब चलते हैं उन दोस्तों की ओर जिन्होंने हमारी पिछली कहानी पर कमेंट करके हमें अपना प्यार और समर्थन दिया। तो चलिए सबसे पहले उनका नाम लेते हैं। सबसे पहले हैं परेश, सूरत गुजरात से, राहुल हैं हरियाणा से, रुजैद खान हैं कानपुर से, जय कुमार प्रजापति हैं भोपाल से, आर्या लकी हैं चंडीगढ़ से, सुब्रत राणा हैं काठमांडू नेपाल से, पूरन चंद बालोतरा हैं राजस्थान से, लेजिना पचीमा हैं बंगाल बर्दवान से, लक्ष्मण हैं धनेरा गुजरात से, सरस्वती हैं जम्मू से, लता पदमणे हैं पुणे से, हसन हैं किशनगंज से, विकास जोशी हैं नेपाल काठमांडू से, सुरेश जालोर हैं रानीवाड़ा से, महेंद्र हैं उदयपुर राजस्थान से, रमन हैं अमेरिका से, सोनू हैं गोरखपुर से, जय पटेल हैं जामनगर गुजरात से, राज हैं कोलकाता से, अनिकेत अग्रवाल हैं बिलासपुर से, अजय हैं लखनऊ से, विकास हैं इंदौर से, मोहम्मद आसिम खान हैं कराची पाकिस्तान से, कृष हैं अमेरिका से, साजिदा खान हैं गोरेगांव बॉम्बे से, मुश्ताक हैं रांची से, मुकेश हैं गुरुग्राम से, सिकेन कुमार हैं बिहार से, भूपेंद्र राठौड़ हैं अहमदाबाद से, मोहम्मद खान हैं सिंध से, धर्मेंद्र हैं भागलपुर जिला बिहार से, मोहम्मद जुनैद हैं बिहार से, पिंटू पाल हैं नोएडा उत्तर प्रदेश से, पूनम हैं करोलाबाग दिल्ली से, खिलेंद्र कुमार हैं फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से, अनिकेत शर्मा हैं दिल्ली से, सचिन शर्मा कुमार हैं रुड़की उत्तराखंड से, तालीम अलवर हैं राजस्थान से, ममता शर्मा हैं दिल्ली से, शिव नारायण वर्मा हैं छत्तीसगढ़ से, इमरान हैं अलीगढ़ से, संदीप शेखावत हैं अहमदाबाद से, विजय शर्मा हैं अनूपपुर मध्य प्रदेश से, मुशर्रफ हाशमी हैं सीलमपुर दिल्ली से, दिलीप दास हैं असम से, रिजवान खान हैं शिमोगा कर्नाटक से, अनोड यादव हैं सिवान बिहार से, मैरिनेट हैं साउथ कोरिया से, अंगद यादव हैं नेपाल से, मोहन यादव हैं उत्तर प्रदेश से, रेखा कुमारी हैं देवरिया से, दीपक परमार हैं हलोल गुजरात से, इरफान अब्बासी हैं उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद फैसल हैं कोलकाता से, वीरेंद्र हैं मऊ उत्तर प्रदेश से, अरमान रैना हैं अलीगढ़ से, पारुल हैं हरियाणा से, हरमनप्रीत सिंह हैं पंजाब से, रीना यादव हैं उत्तर प्रदेश से, खुशी दिवाकर हैं दिल्ली से, चमन हैं हिमाचल प्रदेश से, पप्पू हैं असम से, जय किशोर हैं भोपाल से, बशीर अहमद हैं कोलकाता से, सुनील बरला हैं चाय बागान असम से, नीरज निषाद हैं जौनपुर से, विक्की कुमार हैं अमृतसर से, उर्वशी भुजेल हैं दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से, रियाज खान हैं अलीगढ़ से, आबिद हैं इस्लामाबाद पाकिस्तान से, मोहम्मद शाहबाज हैं जमशेदपुर से, अरविंद राव हैं गोपालगंज बिहार से, पंकज रजावत हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से, अंशुल वर्मा हैं हिमाचल प्रदेश से, जुनैद हैं झारखंड से, रेखा हैं गुजरात से, बालीराम केसरी हैं मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, जसप्रीत सिंह हैं पंजाब से, असलम नवेद हैं अमरोहा उत्तर प्रदेश से, संजय खान हैं अशोकनगर मध्य प्रदेश से, अब्दुल कलाम अंसारी हैं खलीलाबाद से, मस्तान हैं आंध्र प्रदेश से, सुनीश कुमार हैं लखनऊ से, राहुल हैं दिल्ली से, राजीव हैं कच्छ गुजरात से, शुभम कश्यप हैं अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश से, प्रीति हैं आगरा से, प्रिंस हैं बिहार से, मुरारी सिंह हैं असम गुवाहाटी से, रविदत्त हैं अहमदाबाद से, संजय हैं धनबाद से, विक्रम ठाकुर हैं छत्तीसगढ़ से, निखिल हैं उत्तर प्रदेश से, अमन तिवारी हैं कानपुर से, दिलावर हुसैन हैं दिल्ली से, रथुराज पाठक हैं असम से, विजय वाघ हैं महाराष्ट्र से, जितेंद्र हैं देहरादून से, वासु हैं जालंधर से, नासिर हुसैन हैं इस्लामाबाद पाकिस्तान से, लक्ष्मण कुमार हैं गुजरात से, दिव्या हैं मुंबई से, शुभम हैं पुणे से, मनीष कुमार हैं कच्छ गुजरात से, रितिका हैं बेंगलुरु से, अभिषेक शर्मा हैं दिल्ली से, नीलम कुमारी हैं जयपुर से, सौरभ सिंह हैं हरियाणा से, प्रीति पाटिल हैं ठाणे महाराष्ट्र से, राहुल वर्मा हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से, अनिल चौधरी हैं गाजियाबाद से, श्वेता शर्मा हैं देहरादून उत्तराखंड से, विनोद यादव हैं पटना बिहार से, काव्या रॉय हैं कोलकाता पश्चिम बंगाल से, अजय गुप्ता हैं इंदौर मध्य प्रदेश से, संजना सिंह हैं नोएडा उत्तर प्रदेश से, विकास राठी हैं जयपुर राजस्थान से, तनीषा अग्रवाल हैं कानपुर
उत्तर प्रदेश से, अमन कुमार हैं चंडीगढ़ से, श्रद्धा पाटिल हैं मुंबई से, राहुल जोशी हैं नासिक महाराष्ट्र से, संदीप राणा हैं देहरादून उत्तराखंड से, प्रियंका मिश्रा हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से, अक्षित शाह हैं भोपाल मध्य प्रदेश से, और सबसे आखिर में है नेहा वर्मा रांची झारखंड से। दोस्तों, ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारी पिछली कहानी पर कमेंट करके हमें बताया कि वो कहां से हमारी कहानियां सुनते हैं और उन्हें हमारी कहानी कैसी लगी। इसके साथ ही अगर किसी का नाम छूट गया हो तो वो कमेंट करके हमें जरूर बताना, आने वाली वीडियो में उनका नाम लिया जाएगा। दोस्तों, दूसरी वीडियोस की तरह इस वीडियो पर भी अपना प्यार दिखाइए और मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि आप सबके सपोर्ट के कारण ही मैं यहां तक पहुंचा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के बलबूते ही एक दिन हमारी ये फैमिली काफी आगे तक जाएगी। चैनल पर अगर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सकें, और जिन लोगों ने पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। इसके साथ ही मैं आप सबसे अलविदा कहना चाहता हूं। बाय दोस्तों।